सभी विद्यार्थियों को गुड मॉर्निंग। जीबी एजुकेशन की ओर से संचालित जो अपने कक्षा 10 सामाजिक विज्ञान विषय की जो चर्चा हो रही थी, लास्ट वीडियो में अपन ने 14वां लेसन जो था उसका एक वीडियो जिसमें अपन ने चर्चा कर ली थी। आज उसी लेसन का मतलब 14वें लेसन का ये सेकंड वीडियो अपन प्रारंभ करने जा रहे हैं। एक बार फिर मैं आपको बता दूं, ये वाला जो लेसन है वो बोर्ड परीक्षा में होगा कितने नंबर का? 3 नंबर का। और क्वेश्चन भी कितने होंगे? 3 नंबर के ही क्वेश्चन होंगे टोटल। मतलब हर एक क्वेश्चन एक एक नंबर का होगा। 3 नंबर के 3 क्वेश्चन, तो एक क्वेश्चन कितने का? 1 नंबर का। इसी आधार पे अपन इस लेसन की चर्चा करेंगे ताकि अपने एक एक नंबर के क्वेश्चन सही होते जाएं। चलो प्रारंभ करते हैं। लास्ट वीडियो में शायद अपन ने 8 प्रश्न किए थे, 8 प्रश्न कर लिए थे और उसके बाद में अर्थव्यवस्था के तीनों क्षेत्रों की चर्चा कर ली थी। तो 8 के बाद में मैं क्वेश्चन नंबर लगा लेता हूँ, क्या? 9वां। अगर वहाँ उसमें 10 हो गए हों तो यहाँ 11वां लगा लेना। सबसे पहले अपन चर्चा करेंगे इसमें क्या? आर्थिक वृद्धि। आपसे पूछ लिया जाए आर्थिक वृद्धि किसे कहते हैं? क्यों? तो अब सुनना आप लोग। देखो, राष्ट्रीय आय का मतलब तो होता है पूरे राष्ट्र की, पूरे देश की आय। प्रति व्यक्ति आय का मतलब होता है प्रत्येक व्यक्ति की आय। तो राष्ट्रीय आय और प्रति व्यक्ति आय में जो वृद्धि होती है उसे ही क्या कहते हैं? आर्थिक वृद्धि कहते हैं। बहुत सिंपल सा है, तो आप इसमें बता देना। राष्ट्रीय आय तथा प्रति व्यक्ति आय, राष्ट्रीय आय तथा प्रति व्यक्ति आय में होने वाली वृद्धि को ही क्या कहते हैं हम लोग? आर्थिक वृद्धि कहते हैं। बहुत सिंपल सा है। अब थोड़ा सा ध्यान रखना, अगर आर्थिक विकास पूछा जाए, ध्यान रखना वृद्धि का मतलब तो क्या हो गया? हमारे पास केवल पैसे आ रहे हैं, और विकास का मतलब पैसे आने के साथ साथ हमारा सामाजिक, राजनीतिक, नैतिक जीवन, इसमें भी सुधार हो रहा है, तो उसे आर्थिक विकास कहते हैं। अगला क्वेश्चन मैं वो ही ले रहा हूं। जैसे क्वेश्चन पूछा जाए आपसे क्या? आर्थिक विकास, तो एक बार मैं बोर्ड पे इसका आंसर लिख देता हूं, उसके बाद और चर्चा कर लेंगे अपन। तो इसमें लिखना राष्ट्रीय आय तथा प्रति व्यक्ति आय में होने वाली वृद्धि के साथ साथ सामाजिक, राजनीतिक, नैतिक आदि जीवन के सभी पक्षों में सुधार होना क्या कहलाता है? आर्थिक विकास कहलाता है। अब समझना इसका मतलब, दो व्यक्ति हैं, दोनों के पास खूब सारे पैसे हैं। उदाहरण दे रहा हूं, दोनों काफी अमीर हैं, दोनों के पास खूब पैसा है, लेकिन एक पैसे वाला है जो एकदम बर्बाद है, जुआखोरी, शराब की लत है, गलत दोस्तों की संगत है। इसका मतलब उसकी आर्थिक वृद्धि तो हो चुकी है लेकिन उसका विकास नहीं हुआ है। दूसरा है, उसके पास सामाजिक, राजनीतिक, नैतिक आदि सभी पक्षों का उसका विकास हो चुका है, तो उसे कहेंगे अपन आर्थिक विकास। तो आर्थिक वृद्धि में तो केवल क्या लेते हैं? राष्ट्रीय आय और प्रति व्यक्ति आय में होने वाली वृद्धि को। और अगर राष्ट्रीय आय तथा प्रति व्यक्ति आय में होने वाली वृद्धि के साथ साथ सामाजिक, राजनीतिक, नैतिक आदि जीवन के सभी पक्षों में सुधार होता है ना, तो उसे अपन कहते हैं क्या? आर्थिक विकास। समझ गए बात? हो सकता है दोनों में से कोई सा पूछ ले, ये भी हो सकता है दोनों प्रश्न एक साथ पूछ ले। जैसे क्वेश्चन आ जाए आर्थिक वृद्धि तथा आर्थिक विकास किसे कहते हैं, तो दोनों आप लिख देना, दोनों फिर आधे आधे नंबर के हो जाएंगे। इसके बाद में आता है सतत विकास। 10 क्वेश्चन कंप्लीट अपने इस लेसन के। 11वें क्वेश्चन की अपन चर्चा करें।
और वो पर्सन है सतत विकास। अब देखना, सतत विकास कह दो, चाहे धारणीय विकास कह दो, चाहे अपन क्या कह सकते हैं, पोषणीय विकास कह सकते हैं, एक ही बात है। तीनों में से कोई सा भी वर्ड पूछे अपने से। अब देखना, इस प्रकृति में जो भी संसाधन पाए जाते हैं, जैसे एक पानी है, पानी मान लेते हैं, जल का उदाहरण ले लेते हैं। जल प्राकृतिक संसाधन है। आजकल हम जल का इतना ज़्यादा दोहन कर रहे हैं, जल का इतना ज़्यादा नुकसान पहुंचा रहे हैं कि हो सकता है जो हमारी आने वाली पीढ़ी है, उस पीढ़ी को पानी के संकट का बहुत बड़ा सामना करना पड़े, हो सकता है ना। तो हमें जो प्राकृतिक संसाधनों का जो अपन उपयोग करते हैं ना, इनका उपयोग हमें भावी पीढ़ी की आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए करना चाहिए। और ध्यान में रखते हुए अपन जो करते हैं, इसे ही क्या कहते हैं, सतत विकास। परिभाषा देखना इसकी, भावी पीढ़ी की आवश्यकताओं, भावी पीढ़ी की आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए थोड़ा ये हो लिखना, भावी पीढ़ी की आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए तथा प्राकृतिक संसाधनों, प्राकृतिक संसाधन जैसे जल भी क्या है, एक प्राकृतिक संसाधन है। प्राकृतिक संसाधनों को नुकसान पहुंचाए बिना, नुकसान पहुंचाए बिना जो विकास किया जाता है, जो विकास किया जाता है, उसे क्या कहते हैं, सतत विकास कहते हैं। उसे कौन सा विकास कहते हैं अपन, सतत विकास कहते हैं। सतत विकास पूछे तो लास्ट में ये लिख देना, सतत विकास कहते हैं। धारणीय विकास पूछे तो यही परिभाषा आएगी, लास्ट में लिख देना, धारणीय विकास कहते हैं। पोषणीय विकास पूछे तो भी यही परिभाषा आएगी, लास्ट में पोषणीय विकास कहते हैं। कंप्लीट। अगला क्वेश्चन देखना, अगला है समावेशी विकास किसे कहते हैं। अब सुनना, देखो समावेशी विकास का मतलब होता है सबका विकास। वर्तमान में जो भारत सरकार है, मोदी सरकार है, मोदी सरकार का भी नारा है सबका साथ सबका विकास सबका विश्वास, ये तो नारा है मोदी सरकार का। तो सबका विकास अर्थात धर्म, जाति, लिंग, वंश के आधार पर भेदभाव किए बिना समाज के सभी वर्गों का विकास किया जाए, उसे ही क्या कहते हैं, समावेशी विकास। समावेशी शब्द का अर्थ ही क्या होता है, सबका। तो इसमें लिखना आप धर्म, जाति, लिंग, वंश आदि के आधार पर भेदभाव किए बिना समाज के प्रत्येक वर्ग का विकास करना क्या कहलाता है, समावेशी विकास कहलाता है। कंप्लीट। तो ये ध्यान रखोगे, ये दो पर्सन ऐसे पर्सन है, दोनों ध्यान रखना जो अभी बोर्ड पे लिखे हुए हैं। लगभग हर एग्जाम में दोनों में से एक पर्सन तो आएगा ही आएगा, 100%। हो सकता है 3% जो इस लेसन से आएंगे, 2 तो यही आ जाएं। अब इसके बाद में आता है क्या, मानव विकास या मानव विकास सूचकांक। क्वेश्चन 12 अपने कंप्लीट हो चुके हैं इस लेसन के। अगला अपन चर्चा करें मानव विकास, या फिर आपके एग्जाम में लिखा हुआ आ जाए क्या, मानव विकास सूचकांक, एक ही बात है। तो एक बार मैं बोर्ड पे लिख देता हूँ, उसके बाद में इसका मतलब समझाता हूँ आपको। इसके प्रतिपादक, ये क्वेश्चन के रूप में ही आपके
प्रतिपादक तो है कौन? प्रतिपादक कह दो चाहे जनक कह दो, एक ही बात है। जनक कौन है? महबूब उल हक। क्यों? इसके 3 आयाम हैं। आयाम का मतलब भी मैं समझा दूंगा क्या होता है। पहला है ज्ञान, दूसरा है स्वास्थ्य, तीसरा है जीवन स्तर। अब देखना, ये जो मानव विकास सूचकांक है, इसके जन्मदाता जनक या प्रतिपादक कौन है? महबूब उल हक। ये पाकिस्तान के विद्वान हैं। हालांकि पाकिस्तान में अपन सोच नहीं सकते कि विद्वान पाए जाते हैं, लेकिन एक आधा निकल जाता है। तो पाकिस्तान का एक विद्वान था जिसने 1990 में मानव विकास सूचकांक के बारे में पहली बार बताया। तो इसके प्रतिपादक या जनक कौन हो गया? महबूब उल हक। उस विद्वान ने अपने को ये बताया कि इन 3 आधारों पे अपन ये देखते हैं कि इस मानव का विकास हुआ है कि नहीं हुआ। कितने आधार पे अपन, कितने आयाम के आधार पे अपन ये देखते हैं कि उसका मानव विकास हुआ है या नहीं हुआ। कितने आधारों पे? 3 आधारों पे। अगर किसी का मानव विकास देखना हो तो उसका एक तो ज्ञान चेक करना पड़ेगा, नॉलेज, अगर नॉलेज है कि नहीं अगले में। दूसरा उसका स्वास्थ्य देखना पड़ेगा, ये नहीं कि भाई नॉलेज तो है लेकिन हमेशा बिस्तर पे पड़ा रहता है। ज्ञान होना चाहिए, उसका स्वास्थ्य ठीक होना चाहिए, और उसका जीवन स्तर मतलब जो जीवन जीने का लेवल है, जीवन जीने का तरीका है, वो बेहतर होना चाहिए। अगर ये तीनों अगर अगले के पास हैं, इसका मतलब उस मानव का क्या हो चुका है? विकास हो चुका है। तो ये मानव विकास के 3 आयाम हो गए, ये मानव विकास का प्रतिपादक हो गया। मानव विकास के बारे में जो कुछ पूछा जाए अब आप बता सकते हो। मतलब 13 क्वेश्चन कंप्लीट। अगला है क्वेश्चन 14, वो है आर्थिक नियोजन। इसका मतलब समझना, पहले बोर्ड पे लिख देता हूं मैं। देश में उपलब्ध आर्थिक संसाधनों का प्रयोग करके लक्ष्य प्राप्ति की योजना बनाना। लक्ष्य प्राप्ति की योजना बनाना क्या कहलाता है? आर्थिक नियोजन कहलाता है। कहने का मतलब ये है कि ये अपना जैसे भारत देश है, उस भारत देश ने फिक्स कर लिया जैसे कि भारत के पास आर्थिक संसाधन कितने हैं, अपन ये मान लेते हैं भारत के पास 1 करोड़ रुपए के आर्थिक संसाधन है। अब उसमें भारत सरकार ये तय करती है कि इस 1 करोड़ में से 10 लाख रुपए तो अपने को कहाँ खर्च करने हैं? शिक्षा में। 10 लाख कहाँ खर्च करने हैं? स्वास्थ्य पर। 10 लाख कहाँ खर्च करने हैं? सड़क बनाने में। ऐसे करके भारत सरकार ने फिक्स कर लिया। तो यही क्या होती है? आर्थिक नियोजन कहलाता है। समझना कैसे? देश में उपलब्ध आर्थिक संसाधनों का प्रयोग करके, ये देश में उपलब्ध आर्थिक संसाधन हो गए कितने के? 1 करोड़ रुपए के। इनका प्रयोग करके लक्ष्य प्राप्ति की योजना बनाना कि ये लक्ष्य अपने को प्राप्त करना है, इनकी योजना बनाना ही क्या कहलाता है? आर्थिक नियोजन कहलाता है। अगला प्रश्न अपने है, भारत में आर्थिक नियोजन की तकनीकी अपनाने के पीछे क्या कारण थे? भारत में आर्थिक नियोजन की तकनीकी अपनाने के क्या कारण थे? 1 नंबर का प्रश्न आएगा तो ज्यादा से ज्यादा हद मार के आपसे 2 कारण पूछ लेगा एग्जाम वाला। तो आगे लिखा हुआ आएगा कोई 2 कारण बताइए। ध्यान रखना 4 कारण कभी नहीं पूछेगा, क्योंकि 4 कारणों में से अगर आपने 2 कारण सही कर दिए तो एग्जाम में नंबर देने वाला कितना देगा उसमें वो खुद कंफ्यूज हो जाएगा। इसलिए ज़्यादा से ज़्यादा कितने कारण पूछेगा? 2 कारण। अगर 1 सही कर दिया तो आधा नंबर दे देगा, दोनों सही कर दिए तो 1 नंबर दे देगा।
देखो आर्थिक नियोजन की तकनीकी क्यों अपनाई जाती है? आर्थिक विकास का लक्ष्य प्राप्त करने के लिए, जो भी हमारा आर्थिक विकास होगा उसका लक्ष्य प्राप्त करने के लिए तो क्या बनाई जाती है? आर्थिक योजना बनाई जाती है। तो पहला कारण तो लिख सकते हैं अपन क्या? आर्थिक विकास का लक्ष्य प्राप्त करना, एक तो ये कारण। दूसरा कारण अपन बता सकते हैं गरीबी की समस्या को दूर करना। हो सकता है पहला कारण आपको याद करने में जोर आए तो तीसरा आप 3 बता देता हूं, कोई से भी 2 याद रख लेना। आय की असमानता। आय की असमानता का मतलब होता है कि भाई एक तरफ तो बहुत ज़्यादा अमीर हो, दूसरी तरफ इतने ज़्यादा गरीब हो कि उन्हें 2 टाइम की रोटी ना मिले। इसका मतलब आय की क्या हो गई? असमानता हो गई। इसको दूर करना, आय की असमानता को दूर करना, ये आर्थिक नियोजन को अपनाने के क्या हो गए? लक्ष्य हो गए, कारण हो गए। समझ गए बात? तो 15 क्वेश्चन कंप्लीट। अगला देखते हैं अपन 16वां प्रश्न। जैसे क्वेश्चन आ जाए आपके, आर्थिक नियोजन की तकनीक सबसे पहले कब व किस देश ने अपनाई? देखो ये तकनीक हो सकता है लिखा हुआ आए कि नहीं आए, ये नहीं भी आए ना तो केवल ये भी आ सकता है आर्थिक नियोजन को सबसे पहले कब व किसने अपनाया। बात एक ही है। तो आर्थिक नियोजन को सबसे पहले अपनाया था किसने? सोवियत संघ ने। और सोवियत संघ ने आर्थिक नियोजन को कब अपनाया था? पहली बार 1928 ईस्वी में। कंप्लीट काम। चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं अपन। भारत में आर्थिक नियोजन का विचार सबसे पहले किसने दिया? भारत में आर्थिक नियोजन का विचार, मतलब ये तो सोवियत संघ में तो अपना लिया 1928 में, लेकिन भारत में आर्थिक नियोजन का विचार सबसे पहले किसने दिया? सबसे पहले किसने वह कब दिया? तो भारत में आर्थिक नियोजन का सबसे पहले जो विचार था वो दिया था किसने? एम विश्वेश्वरैया। नाम थोड़ा अटपटा सा है, क्या नाम है? एम विश्वेश्वरैया ने कब दिया था? 1934 में। समझ गए बात? अब इसके साथ आपको एक किताब और याद रखनी है, क्वेश्चन नंबर 18, एम विश्वेश्वरैया की किताब, विश्वेश्वरैया की पुस्तक। मतलब कौन सी पुस्तक लिखी थी इन्होंने? तो इनकी पुस्तक का नाम है क्या? प्लान्ड इकोनॉमी ऑफ इंडिया। प्लान्ड इकोनॉमी ऑफ इंडिया। चाहे तो इसको ऐसे लिख देना, चाहे आप इसको इंग्लिश में भी लिख सकते हो, प्लान्ड इकोनॉमी ऑफ इंडिया। समझ गए बात? ये किताब किसकी थी? एम विश्वेश्वरैया की। समझ रहे हो? अब देखो इसमें ज़्यादा बहुत कुछ समझाने का है नहीं, एक एक लाइन के पर्सन है, इसमें बस डायरेक्ट बोर्ड पे लिख रहा हूँ, आप इसको लिखते जाना, और जहाँ थोड़ी बहुत समझाने वाला आता है वहाँ मैं खुद आपको समझा देता हूँ। 18 क्वेश्चन कंप्लीट। अगला है योजना आयोग व राष्ट्रीय विकास परिषद। क्वेश्चन नंबर 19 देखना। क्वेश्चन नंबर 19। एक तो देखो योजना आयोग होता है, आजकल तो हालांकि समाप्त हो चुका है ये, वह आर्थिक विकास परिषद की स्थापना कब हुई?
दो प्रश्न एक साथ है, दोनों आधे आधे नंबर के पूछ लेते हैं। तो इसके आंसर में देखो, योजना आयोग की स्थापना तो कब हुई थी? मार्च 1952 में, सॉरी मार्च 1950 में। और आर्थिक विकास परिषद की स्थापना कब हुई थी? अगस्त 1952 में। ऐसे जैसे मैंने लिखा है वैसे मत लिखना, आप पूरा लिखना। योजना आयोग की स्थापना मार्च 1950, आर्थिक विकास परिषद की स्थापना अगस्त 1952। समझ गए बात? अब इसके बाद में अगला अपन 20वां प्रश्न देखते हैं। कौन सी पंचवर्षीय योजना समय से 1 साल पहले समाप्त कर दी गई? 20वां प्रश्न क्या है? कौन सी पंचवर्षीय योजना समय से एक वर्ष पूर्व समाप्त कर दी गई? यह आपसे ऐसे कैसे अपनी किताब में दे भी रखा है लास्ट में ये प्रश्न। तो इसका आंसर लिखोगे आप कौन सी? 5वीं। समझ गए बात? पूरा लिखना, 5वीं पंचवर्षीय योजना। देखो हुआ क्या था, 5वीं पंचवर्षीय योजना बनी थी कब? 1976 में। अब पंचवर्षीय योजना है तो यह योजना कितने साल के लिए होनी चाहिए? 5 साल के लिए होनी चाहिए। और बनी कब? 1976 में। तो 5 साल गिनना, 75, 76, 77, 78, 79। 1979 में 5 साल होने चाहिए थे, लेकिन यह योजना चली कब तक? 1978 तक। तो अपन कह सकते हैं कि यह पंचवर्षीय योजना समय से 1 वर्ष पूर्व समाप्त कर दी गई। समझ गए? अगला क्वेश्चन देखना, एक पंचवर्षीय योजना की अपन बात करेंगे, 12वीं पंचवर्षीय योजना। 12वीं पंचवर्षीय योजना की अवधि क्या थी तथा इसमें कौन से लक्ष्य रखे गए? तथा इसमें कौन से लक्ष्य रखे गए? बहुत आसान सा है ये प्रश्न की भाई, और है भी इंपॉर्टेंट प्रश्न ये। अब तक जो मैंने लिखे ना इस बोर्ड पे लिखे हुए, इन तीनों में सबसे शानदार प्रश्न यही है कि भाई 12वीं पंचवर्षीय योजना की अवधि क्या है। तो इसका आंसर देखना, पहले तो अपन देखेंगे अवधि, मतलब 12वीं पंचवर्षीय योजना कब से कब तक थी। तो देखो आसान सा देखना, इसमें कौन सी पंचवर्षीय योजना है? 12वीं। शुरू होगी कब? 2012। क्योंकि कौन सी है? 12वीं पंचवर्षीय योजना। तो शुरुआत कब? 2012 से। कितने वर्ष की योजना होगी? पंचवर्षीय योजना है तो 5 साल की योजना होगी। 12 के बाद में जोड़ना, 13, 14, 15, 16, 17। कब से कब तक? 2012 से 2017 तक। ये तो क्या हो गई? 12वीं पंचवर्षीय योजना की अवधि। अब इस योजना में सरकार ने कौन कौन से लक्ष्य रखे थे? तो अब अपन बात करेंगे लक्ष्य की। तो इसमें 2 लक्ष्य रखे गए थे। पहला तो कौन सा? तीव्र समावेशी व धारणीय विकास। एक तो ये लक्ष्य रखा था कि तेज गति से विकास करना है, समावेशी विकास करना है। समावेशी विकास का अर्थ मैंने आपको पहले बताया था, ऐसा विकास जिसमें धर्म, जाति, लिंग, वंश आदि के आधार पर भेदभाव किए बिना समाज के सभी वर्गों का विकास किया जाए, उसे क्या कहते हैं? समावेशी विकास। धारणीय विकास किसे कहते हैं? भावी पीढ़ी, मतलब जो आने वाली पीढ़ी है, उनकी आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए तथा प्राकृतिक संसाधनों को नुकसान पहुंचाए बिना जो विकास किया जाए, उसे क्या कहते हैं? धारणीय विकास। तो एक तो 12वीं पंचवर्षीय योजना का ये लक्ष्य रखा गया था। दूसरा एक लक्ष्य ये रखा गया था कि विकास दर कितनी होनी चाहिए? 8%। ये 2 इसमें आप लक्ष्य बता देना। और ये क्वेश्चन भी अपना 21वां भी कंप्लीट।
अब देखो क्वेश्चन के रूप में मैं आपको 21% ही करवाऊंगा। एक नीति आयोग वाला इसमें और बताया, नीति और मतलब शेष बचा है नीति आयोग के बारे में। नीति आयोग का आपको वैसे मैं बना के बता देता हूँ, अब क्वेश्चन के रूप में चर्चा नहीं करेंगे अपन। 21% हो चुके हैं इस लेसन के। जैसे एक आयोग है, उसका नाम क्या है, नीति आयोग, या फिर इसको लिखा जाता है क्या, नीति आयोग। एक तो पूछी जाती है इसकी फुल फॉर्म, मतलब पूरा नाम क्या है इसका, तो फुल फॉर्म समझना है इसका, नेशनल इंस्टीट्यूशनल फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। नीति का फुल फॉर्म क्या है, नेशनल, एन का मतलब तो नेशनल, आई का मतलब इंस्टीट्यूशनल, फॉर, टी का मतलब ट्रांसफॉर्मिंग, आई का मतलब इंडिया। हिंदी में कह सकते हैं अपन इसे ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया का मतलब बदलते भारत। ट्रांसफॉर्मिंग का मतलब क्या होता है, बदलते, बदलते भारत। फॉर का मतलब के लिए, नेशनल इंस्टीट्यूशनल मतलब राष्ट्रीय संस्थान। अगर आपसे नीति आयोग की फुल फॉर्म पूछी जाए तो आप चाहे तो आपको इंग्लिश वाला वर्ड अगर आसान लगे तो इंग्लिश में लिख देना, और हिंदी वाला आसान लगे तो हिंदी में लिख देना। दोनों याद करने की आपको आवश्यकता नहीं है। फिर अपन बात करेंगे कि इसकी मतलब नीति आयोग की स्थापना कब हुई थी। स्थापना हुई थी कब, 1 जनवरी 2015 को। अपन ने देखो थोड़ी देर पहले योजना आयोग की बात की थी ना, कि योजना आयोग की स्थापना मार्च 1950 में हुई थी। उस योजना आयोग को समाप्त करके योजना आयोग की जगह किसकी स्थापना हो गई, नीति आयोग की। कब, 1 जनवरी 2015 को। नीति आयोग का अध्यक्ष, वर्तमान अध्यक्ष कौन है, ध्यान रखना हमेशा भारत का जो प्रधानमंत्री होता है ना, वही नीति आयोग का अध्यक्ष होगा। तो वर्तमान प्रधानमंत्री कौन है, श्रीमान नरेंद्र मोदी। तो नीति आयोग के अध्यक्ष भी कौन होंगे, नरेंद्र मोदी। समझ गए बात। अब बात करें अपन उपाध्यक्ष की, कि नीति आयोग के उपाध्यक्ष कौन है। तो वर्तमान में नीति आयोग के उपाध्यक्ष कौन है, राजीव कुमार। फिर अपन देखो नीति आयोग में एक और होता है, कौन, मुख्य कार्यकारी अधिकारी। कि भाई नीति आयोग में मुख्य कार्यकारी अधिकारी कौन है, उसका नाम है अमिताभ कांत। अमिताभ बच्चन मत कर देना, क्या नाम है, अमिताभ कांत। इसके अलावा नीति आयोग में एक बात और है, या तो देखो आपका 1 नंबर का इसमें क्वेश्चन पूछा जाएगा इसकी फुल फॉर्म, या फिर पूछ ले इसकी स्थापना कब हुई थी, या फिर पूछ ले नीति आयोग के अध्यक्ष उपाध्यक्ष कौन है, तो अध्यक्ष नरेंद्र मोदी, उपाध्यक्ष राजीव कुमार, या फिर पूछ ले नीति आयोग में मुख्य कार्यकारी अधिकारी कौन है, तो क्या आ जाएगा, अमिताभ कांत। या फिर पूछ ले आपसे कि नीति आयोग की स्थापना के मूल केंद्र, मूल केंद्र का मतलब किन बातों को ध्यान में रखते हुए नीति आयोग की स्थापना की गई। तो एक तो है क्या, टीम इंडिया हब, और दूसरा है ज्ञान व नवाचार हब। मतलब इन दो बातों को केंद्र में रखते हुए, दो बातों को ध्यान में रखते हुए नीति आयोग की स्थापना की गई थी कि एक तो पूरा देश टीम इंडिया, एक टीम भावना की तरह कार्य करेगा। कहने का मतलब ये, देश का प्रधानमंत्री और प्रत्येक राज्य का मुख्यमंत्री एक टीम भावना के साथ मिलकर देश के विकास के लिए कार्य करेंगे। तो ये तो क्या हो गया, टीम इंडिया। ज्ञान व नवाचार मतलब इसमें इस तरीके से कार्य किए जाएंगे
ताकि मतलब ज्ञान और नवाचार को ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ावा दिया जा सके। और ये नीति आयोग का मूल केंद्र की बातें हो गई। और इसी के साथ अपना जो 14वां लेसन था वो भी कंप्लीट है। अब देखो बहुत आसान सा लेसन है 14वां लेसन। 14वें लेसन में आप ये ध्यान रखोगे कि भाई 3 ही नंबर का है, 3 ही प्रश्न है और लगभग जो भी एक एक नंबर के जहाँ से प्रश्न बन रहे थे मैंने आपको सारे करवा दिए। अगर देखो जब भी एग्जाम में बड़ा प्रश्न आता है जैसे 6 नंबर का, 7 नंबर का कोई क्वेश्चन आ गया, हमने पूरा सही कर दिया, उसके बाद भी एग्जामिनर कॉपी चेक करने वाला हो सकता है उसमें से एक आधा नंबर काट ले। लेकिन एक एक नंबर के जो प्रश्न बनते हैं उसमें अपन ने सही कर दिया तो उसमें नंबर काटने की कोई गुंजाइश नहीं रहती। मुझे पूरी आशा है कि आप इस लेसन में 3 में से 3 नंबर बोर्ड परीक्षा में लेकर आओगे। अब नेक्स्ट लेसन 15वें लेसन में अपनी फिर मुलाकात होगी अगले वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।